नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। वैज्ञानिक के बारे में पूरा देखेंगे, ठीक है। जैसे कि जीन पियाजे हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, पोलिया हो गए, जोनाल्ड डिन्सब्रॉग हो गए, इन सभी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप लोग और एक बार अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि सभी कोई कनेक्ट हो पाए, ओके। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला टॉपिक है अक्षमता। अक्षमता टॉपिक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। मैं क्वेश्चन भी कराई हूँ, उसमें ये सब मौजूद था, ठीक है। जिन्होंने किए होंगे क्लास, उन सभी को समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, अक्षमता के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सी अक्षमता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, यही बात है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट अक्षमता है गुणन वैकल्य, डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। गुणन कहने से आपको समझ में आ रहा होगा कि गणित के बारे में चर्चा कर रहा है। तो गणित में जिसको कठिनाई होती है, गणना करने में जिसको कठिनाई होती है, उसे क्या कहते हैं? गुणन वैकल्य कहते हैं, डिस्कैलकुलिया कहते हैं, ओके। ये तो बहुत ही नॉर्मल है, इसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। गुणन से आप कनेक्ट कर लीजिए, गणित में ही तो गुणन होती है, तो गुणन से आप गणित को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि अगर गुणन वैकल्य पूछ दे या फिर डिस्कैलकुलिया पूछ दे, कैलकुलिया को आप रिलेट कीजिएगा कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर पे किसका सॉल्यूशन होता है? गणित का ही तो होता है। तो कैलकुलेटर से क्या, डिस्कैलकुलिया इंग्लिश याद हो गया, और गुणन वैकल्य यानी कि गुणन यानी गणित में ही तो गुना होता है। तो गणित में जिसको कठिनाई होगी, जिस बच्चे को गणित में कठिनाई होगी, उसे कौन सी अक्षमता होगा? गुणन वैकल्य होगा, ओके। नेक्स्ट है आपका पठन वैकल्य। पठन वैकल्य को वाचन वैकल्य भी कहा जाता है और इसे डिसलेक्सिया या फिर एलेक्सिया भी कहते हैं, ठीक है। इसका कई नाम है, सभी को आप ध्यान में रखिएगा। पठन वैकल्य यानी कि जब कोई व्यक्ति पढ़ेगा, बच्चा, तो बोल कर ही तो पढ़ेगा, बोलना को क्या कहते हैं? वाचन। पठन वैकल्य यानी कि वाचन वैकल्य, इसका इंग्लिश है डिसलेक्सिया। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जिस बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होगी उसे पठन वैकल्य होगा या फिर वाचन वैकल्य, ओके। और यहाँ पे दिया गया है लेखन वैकल्य। लेखन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया। ग्राफ किससे बनाते हैं? हाथ से ही तो बनाते हैं। ग्राफ का आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि लिखने की बात कर रहा है, या फिर लेखन वैकल्य लिखने की बात। तो लेखन वैकल्य जो होता है, जिसको लिखने में कठिनाई होता है, उसको लेखन वैकल्य होता है, ठीक है। इसी तरह से आपको सभी को याद रखना पड़ेगा और क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए है भाषा वैकल्य। भाषा वैकल्य यानी कि एफेजिया। किसका लैंग्वेज खराब होता है? जिसका फेज खराब होता है। ऐसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। एफेजिया इंग्लिश वर्ड है और भाषा वैकल्य किसको होगा? जिसमें बोलने में कठिनाई होगी, या फिर भाषाघात, ओके। जिस बच्चे को बोलने में कठिनाई होगी उसे भाषाघात होगा, या फिर भाषा वैकल्य होगा, या फिर एक और नाम एफेजिया। कभी कभी ऑप्शन में आपको भाषा वैकल्य देगा लेकिन एफेजिया नहीं, और इस तरह से आप पकड़ लीजिएगा। लेकिन अगर एफेजिया दे दे और भाषा वैकल्य नहीं दे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो होता है गति विकार। गति विकार जो होता है, जिसको चलने में कठिनाई होगा, दौड़ने में कठिनाई होगा, गति विकार, उसे क्या कहेंगे? डिस्प्रेक्सिया कहेंगे, ओके। आपका अक्षमता वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका। अब आइए हम लोग वैज्ञानिक पोलिया के बारे में जानते हैं। पोलिया जो है एक समस्या समाधान का क्रम दिया है। पोलिया समस्या समाधान का क्रम दिया है। चलिए देखते हैं
कौन कौन सा क्रम है इसे थोड़ा सा देख लीजिए। समस्या समाधान का क्रम जो है, समस्या को समझना। अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले तो उसको पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, पढ़ा जाता है और समझा जाता है उसको। तो सब क्रम में आपको याद रखना पड़ेगा। पोल्या का क्रम बैठाने को दे देगा कि समस्या समाधान का क्रम कौन सा है, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा क्रम बाय क्रम, क्योंकि क्रम में ही पूछता है क्वेश्चन। समस्या समाधान, समस्या को समझना। समस्या को समाधान कैसे करेंगे, तो सबसे पहले समस्या को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो समस्या को सबसे पहले समझना, फिर उस समस्या को सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, उसका एक योजना तैयार करेंगे। क्या करना है, योजना तैयार करना है। फिर उस योजना के अनुसार क्या करेंगे, योजना को कार्यान्वित करेंगे, यानी योजना पर काम करेंगे। और फिर काम करके क्या करेंगे, पुनः जांच करेंगे, ठीक है। उसे पुनः जांच कर लेंगे। क्या कहा, पोल्या का समाधान, समस्या समाधान का जो क्रम है, सबसे पहले समस्या को समझना है, फिर समस्या के बारे में योजना तैयार करना है, फिर योजना पर कार्यान्वित करना है, यानी कि योजना जो आप तैयार किए हैं उस पर कार्य करना है, और फिर एक बार उसे पुनः जांच कर लेना है, ठीक है। यही है पोल्या का समस्या समाधान का क्रम। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं जोनाल्ड डिन्सब्लॉक साहब हैं, इनका जो गणित का क्रम नियम है इनको देखते हैं, ठीक है। पोल्या जो है समस्या समाधान का क्रम दिए हैं, और जोनाल्ड डिन्सब्लॉक जो है वो गणित का क्रम नियम दिए हैं। इन सभी को देखते हैं जरा। पोल्या द्वारा 4 दिया गया है समस्या समाधान का क्रम। कौन कौन सा है, आप लोग अपने मन में थोड़ा सा बोलिए। समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना और पुनः जांच करना, ठीक है। ये किनका है, पोल्या का है। अब नेक्स्ट है डिन्सब्लॉक का गणित का क्रम नियम। गणित का क्रम नियम तो इनका भी 4 है। कौन कौन है, गतिक सिद्धांत। पहल का है गतिक सिद्धांत, दूसर का है बोधगम्यता परिवर्तिता सिद्धांत, और तीसरा क्या है, गणित परिवर्तिता सिद्धांत, और चौथा है रचनात्मक सिद्धांत, ठीक है। ये गणित का क्रम डिन्सब्लॉक का याद रख लीजिएगा आप। पहले गतिक का सिद्धांत होगा, फिर बोधगम्यता परिवर्तिता का सिद्धांत होगा, फिर गणित परिवर्तिता सिद्धांत होगा, और फिर रचनात्मक सिद्धांत, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं डिन्सब्लॉक का एक और क्रम है इनका। सबसे पहले जोड़ को योग कहा जाता है, और ख़ास बात यह है सीटेट के लिए कि जोड़ को आप सीटेट के जब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा गणित में तो जोड़ नहीं दिया जाएगा, योग दिया जाएगा, और घटाव ना देकर व्यकलन दिया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, योग कहे तो जोड़ होगा और व्यकलन कहे तो घटाव होगा। इस बात को ध्यान रखना है। वहाँ पे आपको घटाव देखने को नहीं मिलेगा, व्यकलन मिलेगा देखने को, ठीक है। तो डिन्सब्लॉक का जो क्रम है वो क्या है, जोड़, व्यकलन, संख्या बोध, स्थानीय मान और गिनती। इन सभी को आप माइंड में कर लीजिए, ये सभी डिन्सब्लॉक के द्वारा दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमैन साहब के बारे में। न्यूमैन साहब जो हैं वो त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम दिए हैं। कितना, त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम दिए हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न को पढ़ना। अगर आपको कोई प्रश्न देता है तो सबसे पहले उसे पढ़िएगा। तो त्रुटि विश्लेषण का नियम क्या है, सबसे पहला प्रश्न को पढ़ना, फिर प्रश्न को समझना, फिर गणितीय चिन्ह में रूपांतरण, फिर गणितीय चिन्ह का रूपांतरण हो गया, उसके बाद गणितीय कार्यविधि का निष्पादन करेंगे, फिर उत्तर का प्रतिपादन करना, ठीक है। यानी कि अगर कोई आपको देता है क्वेश्चन तो सबसे पहले उसको पढ़िएगा, फिर उसको समझिएगा, फिर उसमें सोचिएगा कि किस चिन्ह का प्रयोग होगा, तो चिन्ह में आप रूपांतरण कीजिएगा, फिर उस
चिन्ह के अनुसार आप क्या करेंगे, गणित का कार्यविधि का निष्पादन करेंगे और फिर उत्तर का प्रतिपादित करेंगे। ठीक है, इन सभी क्रम को आप याद रखिएगा। ये जो क्रम है ये न्यूमैन साहब का है, त्रुटि विश्लेषण का नियम है। ठीक है, त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम है। पहला है प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न को समझना, गणितीय चिन्ह में रूपांतरण, फिर गणितीय कार्यविधि का निष्पादन, फिर उत्तर का प्रतिपादन करना। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वो सब गणित के लिए है और ये सब CDP के लिए आपको पूछा जाएगा। पियाजे के बारे में, जीन पियाजे का सिद्धांत देखते हैं, इन्होंने कितना सिद्धांत दिया और क्या क्या कहा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए एक बार, और अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यू होंगे तो, और लाइक कमेंट करते रहिए कि कैसा लग रहा है आपको। चलिए देखते हैं क्या है संवेदी पेशीय अवस्था। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, पहला का सिद्धांत है संवेदी पेशीय अवस्था। इसी का नाम है एक ज्ञानात्मक या क्रियात्मक इंद्रियगामक अवस्था। ज्ञानात्मक क्रियात्मक इंद्रियगामक अवस्था है, संवेदी पेशीय अवस्था को कहते हैं। ये जो अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, इस अवस्था को 0 से 2 वर्ष, कहीं कहीं पे आपको संवेदी पेशीय अवस्था ना देकर कहेगा बच्चा जब 0 से 2 वर्ष के 2 वर्ष का आयु का रहता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है या फिर वो क्या अनुकरण करता है, उसमें क्या होता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि संवेदी पेशीय अवस्था जो है इसका एक और नाम है ज्ञानात्मक क्रियात्मक इंद्रियगामक अवस्था। ठीक है, ये जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष के बच्चे के लिए है। इस एज में बच्चा जो है किसी चीज़ को चूसना प्रारंभ कर देता है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा तो देखिएगा हर हमेशा उंगली अपने मुंह में डाले रहता है, किसी कार्य को वो दोहराता है। अगर आप कीजिएगा कुछ काम तो उसको नकल करेगा 2 वर्ष का बच्चा। 3rd नंबर है छूना तथा उन्हें उलट पलट करना। बच्चा जो है, बच्चा को आप दीजिएगा खिलौना खेलने के लिए तो उसे खूब छुएगा, उसे उलट पलट कर खूब देखेगा। ठीक है, उसका अनुकरण करने लगता है और त्रुटि के आधार पर जो है वो सीखता है। त्रुटि के कारण आधार पर वो सीखता है। ठीक है, और चिंतन जो है वो प्रारंभ कर देता है, सोचता है कुछ बच्चा, 0 से 2 वर्ष का बच्चा सोचता है और उसमें जो है वस्तु अस्थायित्व का भी गुण आ जाता है। ठीक है, और बच्चा जो है यहाँ पे देखिए इंद्रियों से सोचना शुरू कर देता है। 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो है इंद्रिय से सोचना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि इसमें बच्चा बोल नहीं पाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा सिद्धांत है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक और नाम क्या है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्रथापूर्व या फिर प्रारंभिक बाल अवस्था। इन सभी बातों को आप ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई एक दे सकता है। अगर एक भी इससे माइंड से हटा बस घटना घटा। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ही नाम है प्राक संक्रियात्मक अवस्था और इसी का नाम है प्रथापूर्व, इसी का नाम है प्रारंभिक बाल अवस्था। ये जो अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष के बच्चा में होता है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष का एज होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहिए या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहिए या फिर प्रथापूर्व कहिए या फिर प्रारंभिक बाल अवस्था कहिए, बात सेम है। इसमें बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष तक ही आएगा। इसमें जो है बच्चा को जीववाद का ज्ञान हो जाता है। जीववाद क्या होता है, वो सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है,
जैसे कि जब बच्चा को चोट लग जाएगा टेबल में तो रोने लगेगा और उसकी मम्मी आएगी और टेबल को 2-4 थप्पड़ लगा देगी और कहेगी चुप हो जाओ, मैं इसे मार दी, ठीक है। तो बच्चा जो है नहीं समझ पाता है कि वो निर्जीव है, उसे चोट लगा होगा या ना लगा होगा, उसे ये सब मालूम नहीं होता है। इसी को कहते हैं जीववाद, ठीक है। यहाँ पे अहम केंद्रित का भी गुण बच्चा में नहीं रहता है। यहाँ पे अपलटावी का गुण भी नहीं रहेगा बच्चा में। 2 से 7 वर्ष के बच्चा में अपलटावी, जैसे कि 2 + 5 दीजिएगा तो वो सॉल्यूशन कर देगा 7, लेकिन उसी को पलट दीजिएगा 5 + 2 तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये वाला जो गुण होता है अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है 2 से 7 वर्ष के बच्चा में। और यहाँ पे है मुद्रा, दूरी, भार, केंद्रीकरण, ये सब का भी वो गुण नहीं पाया जाता है 2 से 7 वर्ष के बच्चा में। वो दूरी पता नहीं कर सकता है, भार वजन को पता नहीं कर पाएगा, केंद्रीकरण नहीं समझ पाएगा। ये सब जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और इस एज में जो है बच्चा जोड़ घटाव गुना भाग करने लगता है, ठीक है। जोड़ घटाव गुना भाग करने लगता है और तर्क भी नहीं कर पाएगा इस एज में बच्चा, और स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण समझेगा। वो समझेगा क्या मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। इस एज में बच्चा जो है वो समझता है कि हम ही सब कुछ है, ठीक है। किस एज में? 2 से 7 वर्ष के एज में। और इसमें कह रहा है संकेत, भाषा, शब्द का तेजी से विकास होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा का जो विकास होता है संकेत में, भाषा में और शब्द में बहुत ही तेज़ी से विकास होता है। वो खेल खेल में बच्चा जो है वो सीखने लगता है और सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। इसे ही क्या कहते हैं? जीववाद कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है कि बच्चा जो है सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, उसी को क्या कहते हैं? जीववाद कहते हैं। और यहाँ पे है अति संवेदनशील अवस्था। अति संवेदनशील अवस्था जो होता है किसी चीज़ को जल्दी सीख जाता है, ठीक है। बच्चा किसी चीज़ को जल्दी सीख जाएगा इस एज में। 2 से 7 वर्ष के एज में बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख लेगा। अगर देखेगा बड़े को गाली देते हुए तो वो भी गाली सीख लेगा, ठीक है। इस एज में होता है 2 से 7 वर्ष के एज में। इसी को क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी को कहते हैं मूर्त प्रचलात्मक अवस्था, और नहीं तो क्या कहेंगे? ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होता है 7 से 11 वर्ष के बच्चे में होता है। 7 से 11 वर्ष के बच्चा जो होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का होगा, नहीं तो मूर्त प्रचलात्मक अवस्था होगा, नहीं तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इन सभी बातों को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कोई एक डाल सकता है तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। याद रहेगा तो कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। यहाँ पे कह रहा है मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाई, दिशा, ये सब का जो गुण है बच्चा में विकसित हो जाता है। और इसके पहला जो मैं आपको बताई हूँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा में क्या होता है? मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाई, ये सब के बारे में उसे पता नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही वो 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाता है, तो उसमें मुद्रा का ज्ञान, दूरी का ज्ञान, भार का ज्ञान, ऊंचाई, ये सब दिशा का ज्ञान उसे आ जाता है, ठीक है। गुण विकसित हो जाता है। और इसमें क्या है? जीववाद, अपलटावी, केंद्रीकरण, संरक्षण का गुण आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या हो जाता है? जीववाद, यानी कि वो सजीव निर्जीव में अंतर समझने लगेगा। अपलटावी का गुण उसमें विकसित हो जाएगा। वो केंद्रीकरण, यानी कि किसी ग्लास में पानी रखा हुआ है और किसी चौड़ा बर्तन में पानी रखा हुआ है,
पर्याप्त मात्रा में, यानी कि दोनों में बराबर ही पानी रखा हुआ है, लेकिन उसमें बच्चा जो है वो नहीं समझ पाएगा कि किस में ज़्यादा है। उसे जो ज़्यादा देखने में लगेगा, यानी कि मान लीजिए थाली में ही पानी रखा गया है तो उसको लगेगा क्या कि थाली में का पानी ज़्यादा है और गिलास में का कम है। ये केंद्रीकरण होता है। ये सब गुण बच्चा में पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होता है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में होने लगता है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष के बच्चा में ये बच्चा जो है मूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, मूर्त चिंतन करने लगेगा बच्चा इस एज में, 7 से 11 वर्ष के एज में। मूर्त चिंतन ये होता है कि सामने में कोई वस्तु रखा गया है तो उस वस्तु के बारे में वे सोचने लगेगा। यहाँ पे कह रहा है आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति कम होती है। ये आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति जो होती है ये 7 से 11 वर्ष के बच्चे में कम पाई जाती है। ठीक है, इस एज में बच्चा जो है वो तर्क करने लगेगा। बच्चा तर्क कब करेगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 7 से 11 वर्ष के एज में बच्चा जो है वो तर्क करने लगता है। शाब्दिक रूप से समस्या का हल नहीं कर पाएगा। बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष का बच्चा जो है शाब्दिक रूप से उसे अगर कोई प्रश्न देते हैं तो उसे हल नहीं कर पाएगा। ठीक है, अमूर्त चिंतन भी नहीं कर पाएगा। अमूर्त चिंतन जैसे कि उसके सामने में नहीं हो और उसके बारे में पूछा जाएगा तो बच्चा नहीं बता पाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको कहते हैं औपचारिक प्रचलात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होता है 11 से 15 वर्ष के बच्चे में होता है। ठीक है, ये अवस्था कब से कब? 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। ये जो औपचारिक प्रचलात्मक अवस्था है या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगेगा। बच्चे के सामने में कुछ चीज़ नहीं रहेगा, अगर आप उसके बारे में पूछते हैं तो वो सोचने लगेगा। आत्म केंद्रित भी चिंतन करने लगेगा, खुद के बारे में भी सोचने लगेगा बच्चा। शाब्दिक समस्या का भी हल कर लेगा 11 से 15 वर्ष का बच्चा, और चिंतन का समस्या का समाधान कर लेता है। चिंतन करके बच्चा जो है समस्या का समाधान कर लेता है आसानी से। कब करेगा बच्चा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि 11 से 15 वर्ष के एज में। यहाँ पे कह रहा है इस अवस्था में बच्चे को सही निर्देश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। इस अवस्था जो होता है 11 से 15 वर्ष की, इसमें बच्चों की सही निर्देश की अति आवश्यकता होती है, नहीं तो बच्चा इस एज में बिगड़ भी सकता है और बन भी सकता है। ठीक है, यह अवस्था में बच्चों के जो शिक्षा होती है, शिक्षा स्तर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप अपने बच्चे को ठीक से पालन पोषण कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यदि शिक्षा स्तर निम्न तो औपचारिक चिंतन निम्न होगा। यहाँ पे कह रहा है अगर आप बच्चे में शिक्षा स्तर जो है निम्न रहेगा, कमज़ोर रहेगा, तो उस बच्चा में औपचारिक चिंतन भी है वो निम्न रहेगा, और शिक्षा स्तर उच्च होगा तो औपचारिक चिंतन भी उच्च होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर ग्रुप से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। आइए देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी। लॉरेंस कोहलबर्ग के हम लोग देखेंगे नैतिक विकास का नियम। आइए बहुत ही बेटर तरीके से समझा जाए। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, और सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, जैसा कि आपको पता है जुलाई में होने वाला है। अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। इस बार बहुत ही बेटर एग्ज़ाम जाना चाहिए। ठीक है, कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का नियम है, यहाँ पे देखिए क्या है। फर्स्ट नियम है क्या? पूर्व परंपरागत, या फिर इसी को कहते हैं प्राक रूढ़िगत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। पूर्व परंपरागत या फिर प्राक रूढ़िगत स्तर, इस दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। हिंदी जो है ना,
आपको तरह तरह के मिलेंगे, एक ही का अलग सेंटेंस, लेकिन इंग्लिश फिक्स है, इसका चेंज नहीं होगा। आप चाहेंगे तो इंग्लिश को ध्यान में रख सकते हैं, नहीं तो हिंदी, दोनों हिंदी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पूर्व परंपरागत या फिर प्राक रूढ़िगत स्तर, ये जो स्तर होता है स्तर 1 होता है, ठीक है। और एक आपका छूट चुका है, नहीं ठीक है, चलिए पहले देखते हैं क्या पूर्व परंपरागत या फिर इसी को कहते हैं प्राक रूढ़िगत स्तर। प्री कन्वेंशनल लेवल होता है स्तर 1। इसमें जो है दंड आज्ञाकारिता उन्मुखता, ये बात कहने का मतलब क्या हुआ, बच्चा आज्ञा का पालन करता है, किस लिए, दंड से बचने के लिए। बच्चा आज्ञा का पालन कब करेगा, दंड से बचने के लिए। तो वो किस लेवल में जाएगा, स्तर 1 में जाएगा, पूर्व परंपरागत या फिर प्राक रूढ़िगत स्तर में, ठीक है। और बच्चा जो है स्तर 1 में ही साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, इसमें छलयोजित व्यवहार करेगा, पुरस्कार या फिर प्यार पाने के लिए, माँ का प्यार पाने के लिए या फिर चॉकलेट के लिए बच्चा जो है छलयोजित व्यवहार करेगा पूर्व परंपरागत स्तर में, ठीक है। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका परंपरागत स्तर या फिर रूढ़िगत स्तर। ये जो है स्तर 2 है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, सिर्फ स्तर 2 देकर ही आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो परंपरागत स्तर देगा, नहीं तो रूढ़िगत स्तर देगा। इसी को कहते हैं कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है, परस्पर एकरूपता अभिमुखता होता है, यानी कि परंपरा का धारण करता है बच्चा, जो है समाज में जो परंपरा है उसको धारण करेगा, समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार भी करेगा, और समाज के नियम के अनुरूप नैतिकता होनी चाहिए, और अच्छा लड़का अच्छा लड़की समाज में कहलाना चाहेगा बच्चा, ठीक है। ये जो है बात वो जाएगा परंपरागत या फिर रूढ़िगत स्तर 2 में, ठीक है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की समाज में कहलाना चाहता है, कौन, बच्चा। ये जो है परस्पर एकरूपता अभिमुखता के अंतर्गत आता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला, ठीक है। अब बी नंबर में है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। बच्चा जो है अधिकार संरक्षण अभिमुखता करने लगता है, समाज के नियम से आगे बढ़कर कानूनी नियम को महत्व देगा। अगर बच्चा के बारे में बोले कि बच्चा जो है समाज के नियम से आगे बढ़कर कानून के नियम को महत्व दे रहा है, तो वो जाएगा आपका अधिकार संरक्षण अभिमुखता में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं, 3rd नंबर है उत्तर परंपरागत या फिर उत्तर रूढ़िगत स्तर भी बोलते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये स्तर 3 है। इसमें क्या क्या होता है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता होता है, सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता होता है, और इसमें देखते हैं कि क्या क्या बात है। ओके, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में बच्चा जो है उन अधिकार को महत्व देता है जो लोकतांत्रिक रूप से मान्य हो। बच्चा जब कहेगा क्वेश्चन में कि बच्चा लोकतांत्रिक रूप से जो मान्य है उसे महत्व देता है, तो किस का पालन कर रहा है, तो वो हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछेगा। और यहाँ पे कह रहा है बहुसंख्यक लोगों के कल्याण के हित में जब कार्य करेगा बच्चा, तो वो भी जाएगा सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं क्वेश्चन कराई भी हूँ और भी क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। और आप लोग लाइव चैट में ज़रूर कमेंट किया कीजिए आंसर, ताकि सभी को पता चल पाए कि कौन कितना तक कर पाता है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक या फिर नीतिपरक उन्मुखता। इसमें जो है बच्चा निंदा से बचना चाहता है, और निंदा से बचने के लिए वो बात को उलट फेर करके बताएगा, ठीक है।
तो जब भी निंदा से बचने वाली बात करें तो वो जाएगा सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता में, ठीक है। और बी नंबर में है सार्वभौमिक नियम को मानता है। जब बच्चा सार्वभौमिक नियम को माने तो वो भी जाएगा सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता में, ठीक है। ऐसे ही आपको सभी को याद रखना है और आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में ताकि आपको याद हो जाए, नोट करने से जल्दी याद हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन स्तर के बारे में। वैन हीले भी काफ़ी हिट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन सभी वैज्ञानिक के बारे में मैं जितना भी बताई हूँ अभी, सभी के बारे में पूछे जाते हैं सीटेट एग्ज़ाम में। आप इसे इग्नोर करके मत चलिएगा क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन स्तर को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला जो स्तर है लेवल 0 से शुरू होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 0 से शुरू होगा और लेवल 0 में है चाक्षुषीकरण या फिर दृश्यकरण। चाक्षु यानी होता है आँख, इस बात को ध्यान दीजिएगा, और दृश्य यानी देखना। चाक्षुषीकरण यानी कि इसका भी अर्थ हुआ देखना और दृश्यकरण यानी इसका भी अर्थ हुआ देखना, ठीक है। बच्चा जो है इसमें दिखावट के आधार पर वस्तु का वर्गीकरण करता है। बच्चा स्तर 0 में क्या करेगा? चाक्षुषीकरण। स्तर 0 का नाम है चाक्षुषीकरण या फिर दृश्यकरण। इसमें बच्चा जो है दिखावट के आधार पर वस्तु का वर्गीकरण करेगा। जैसे कि मम्मी जब रोटी बनाएगी तो उसे कहेगा कि ये रोटी है, ऐसे ब्रेड रहेगा तो उसे कहेगा कि ये ब्रेड है, ब्रेड को ब्रेड बोलेगा, रोटी को रोटी बोलेगा। इस तरह से बच्चा देखकर उसको बताएगा, ठीक है। लेकिन लेवल 1 में जो होता है, यहाँ पे देखिए बच्चा जो है ज्यामितीय नाम जानने लगता है। और लेवल 1 का नाम क्या है? विश्लेषण, ठीक है। बच्चा जो है विश्लेषण करने लगेगा, इसमें वो ज्यामितीय नाम बताएगा। जैसे कि वो रोटी देखेगा तो रोटी कहेगा, कहते मम्मी का रोटी जो है ना वो वृत्त की तरह है, ठीक है। उसको ज्यामितीय नाम पता चल गया, वृत्त। और यहाँ पे जो ब्रेड वो देखेगा तो ब्रेड को क्या है, कहेगा क्या कि नहीं ये ब्रेड जो है ना वर्ग टाइप का ब्रेड है, ऐसे कहने लगेगा बच्चा। तो वो जो बच्चा है ज्यामितीय नाम से परिचित हो गया लेवल 1 में और वो जानने लगा नाम के बारे में, ओके। आइए देखते हैं स्तर 2। स्तर 2 है, इसको अनौपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक, इसमें बच्चा जो है 2 या 2 से अधिक आकृतियों के बीच में है संबंध बताने लगेगा। क्या करेगा? बच्चा जो है 2 या 2 से अधिक आकृतियों के बीच में संबंध बताने लगेगा। संबंध बताने की बात करें तो वो जाएगा लेवल 2 या फिर अनौपचारिक, ठीक है। और इसमें खास बात आपको ये रखना है याद कि इसमें 2 ज्यामितियों का चर्चा करेगा। जैसे कि यहाँ पे वर्ग दिया गया है और यहाँ पे आयत दिया गया है, तो इसमें बच्चा जो है संबंध बताने लगेगा, संबंध स्थापित करने लगेगा, ठीक है। और जब भी 2 आकृतियों में संबंध बताए बच्चा तो वो जाएगा अनौपचारिक में, यानी कि स्तर 2 में, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्तर 3 यानी लेवल 3, इसको कहते हैं औपचारिक। लेवल 2 था अनौपचारिक और लेवल 3 जो है अनौपचारिक है। लेवल 3 औपचारिक है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है क्या करेगा? सूत्र ढूंढना शुरू कर देगा। बच्चा क्या करने लगेगा? सूत्र ढूंढना शुरू कर देगा। जैसे कि आयत है तो इसका सोचेगा कि इसका सूत्र क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, वो ढूंढने लगेगा सूत्र। ये जाएगा औपचारिक लेवल 3 में, यानी कि स्तर 3 में। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा जो है सूत्र ढूंढना प्रारंभ करेगा तो वो जाएगा औपचारिक में लेवल 3। बस थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिए, लेवल 3 को आप याद रखिए और औपचारिक याद रखिए कि लेवल 3 को औपचारिक कहते हैं और इसमें बच्चा सूत्र ढूंढने लगता है। बस इतना ही तो याद रखना है आपको। आइए इसमें देखते हैं लेवल 4। लेवल 4 को कहते हैं दृढ़ता या फिर स्वयं सिद्धि।
इसमें बच्चा जो है क्या कहता है, ज्यामितीय चिंतन के अनुसार खुद से चित्र बनाने लगता है। इसमें बच्चा क्या करेगा, ज्यामितीय चिंतन के अनुसार खुद से चित्र बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज ABC और यहाँ पे DE। तो ये बच्चा जो है चिंतन के अनुसार क्या करेगा, खुद से चित्र बनाने लगेगा। ये जो है लेवल 4 में जाता है, इसी को कहते हैं स्वयं सिद्धि। ओके, अब आइए जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और है सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हार्वर्ड गार्डनर जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखिए कह रहा है सबसे पहला जो है शाब्दिक या फिर भाषाई बुद्धि। शाब्दिक बुद्धि या फिर भाषाई बुद्धि ये क्या होता है, तो आइए समझते हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों से हमें व्याकुल बना दे, बेवकूफ़ बना दे, हमें रुला दे, हमें लपेटे में ले ले या फिर इमोशनल कर दे, उसके पास क्या होगा, भाषाई बुद्धि होगा। भाषाई बुद्धि या फिर शाब्दिक बुद्धि किसके पास होगा, जो व्यक्ति क्या करे, बेवकूफ़ बना दे, किसी को रुला दे, हंसा दे, लपेटे में ले ले या फिर इमोशनल कर दे, उसके अंदर भाषाई बुद्धि होगा। जैसे कि कवि, राजनेता, पत्रकार, धर्मगुरु, ये सब के पास कैसा बुद्धि होता है, भाषाई बुद्धि होता है या फिर शाब्दिक बुद्धि होता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट बुद्धि है संगीतीय बुद्धि। संगीतीय बुद्धि में क्या होता है, जिसको संगीत से प्यार हो, किससे, संगीत से प्यार हो, उसको उसमें जो है संगीतीय बुद्धि होगा। जैसे कि गायक, संगीतकार, गीतकार, ये सब के पास कैसा बुद्धि होगा, संगीतीय बुद्धि। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि क्या होता है, तो जिस व्यक्ति के अंदर स्थान का क्रम का ज्ञान हो, उसी के अंदर क्या होगा, स्थानिक बुद्धि होगा। जैसे कि चित्रकार के पास स्थानिक बुद्धि कैसे होता है, आँख कहाँ बनाना है, नाक कहाँ बनाना है, मुंह कहाँ बनाना है, उसके पास कैसा बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। मान लीजिए कि यहाँ पे आँख बनाना है, कोई यहाँ पे आँख बना दे तो कैसा लगेगा, नहीं, जिसका जो स्थान है वहीं पे ना वो शूट करेगा, यहाँ पे नाक होगा। तो ये जो बात है चित्रकार के अंदर या फिर मूर्तिकार के अंदर, इंजीनियर के अंदर, ये सब जो बुद्धि होता है स्थानिक बुद्धि होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गतिक बुद्धि। गतिक बुद्धि जो होता है किसके अंदर पाया जाएगा, जिसके अंदर गति का निर्णय, गति में क्या हो, निर्णय लेने का क्षमता हो, उसके अंदर गतिक बुद्धि होगा। जैसे कि बस चालक, पायलट, डांसर, अभिनेत्री, अभिनेता, ये सब जो है इसके अंदर क्या होता है, गतिक बुद्धि होता है। कब बस चालक के पास कैसा होगा, गतिक बुद्धि, कब हम ब्रेक लेना है, कब फास्ट करना है बस को, ये सब जो है गतिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। बस चालक, पायलट, डांसर, अभिनेत्री, अभिनेता, फाइटर, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आता है तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि क्या होता है, तो ऐसा बुद्धि जो अपने तर्क के सहारे दूसरों को हरा दे। तर्क से हराया जाता है, तर्क यानी बात विचार से। तो जो व्यक्ति अपने बुद्धि से तर्क के माध्यम से दूसरों को हरा दे या फिर पटकनियाँ दे दे, उसके अंदर क्या होगा, तार्किक बुद्धि होगा। जैसे कि गणितज्ञ, वैज्ञानिक, बैंकर, ये सब के पास क्या होता है, तार्किक बुद्धि होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये सब पूछे जाते हैं, बहुत ही हिट टॉपिक है आपका, इसलिए मिस मत कीजिए क्लास को। अब आपका आता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक को इंटरपर्सनल कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक जो ये होता है जो दूसरे के मन के बात को जान जाए, दूसरे के मन के बात को जो जानेगा वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का होगा उसके पास। अंतर यानी क्या होता है, आप
अंतर यानी क्या होता है, घटाव, एक दूसरे में तुलना करना, ठीक है। तो जिसके पास दूसरे के बारे में जानकारी हो जाए, दूसरे के मन के बारे में वो जान जाए, उसके पास अंतर्वैतिक बुद्धि होगा, ठीक है। अंतर यानी आप समझ लीजिए दूसरा कोई, ठीक है। जैसे कि मनोवैज्ञानिक हो गए, पंडित हो गए, दुकानदार हो गए। दुकानदार भी जान लेता है कि ये हमसे खरीदेगा सामान कि नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता भी है, बीमा एजेंट भी है, ये सब जाएगा अंतर्वैतिक बुद्धि में। और यहाँ पे आता है एक अंतःवैतिक बुद्धि। अंतः कहने का से आपको क्या समझ आ रहा है कि खुद के बारे में, अंदर तक जा रहा है, अंतःवैतिक। इस तरह से आप कनेक्ट करके याद रखिएगा तो याद होगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अंतःव्यक्ति को कहते हैं इंट्रापर्सनल इंग्लिश में। ये जो है खुद को दूसरे के जगह रखकर सोचना, खुद को, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, खुद को दूसरे के जगह रख कर आप सोचते हैं या अपने आप को दूसरों को जगह ढाल लेते हैं, उसमें क्या होगा, अंतःवैतिक बुद्धि होगा। जैसे कि शिक्षक जो है एक क्लास में बच्चे के रंग में ही ढल के पढ़ाता है, ठीक है। उसके पास कैसा बुद्धि होता है, अंतःवैतिक बुद्धि होता है। या फिर आध्यात्मिक गुरु हैं, ये है, इनके पास भी कैसा बुद्धि होगा, अंतःवैतिक बुद्धि होगा। इस बात को याद रखिएगा। अंतरावैतिक, अंतर यानी घटाव होता है, तो ये हो जाएगा दूसरे के बारे में, यानी कि दूसरे के मन के बारे में जानेंगे तो अंतरावैतिक होगा। और खुद के बारे में जानेंगे, खुद के बारे में, तो हो जाएगा अंतःवैतिक। क्या हो जाएगा, अंतःवैतिक। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि किसके पास होगा, तो जिसको प्राकृतिक से प्रेम होगा उसी के पास ना होगा प्राकृतिक बुद्धि। तो प्राकृतिक से प्रेम किसको किसको रहता है, वनस्पति शास्त्री को, जीव वैज्ञानिक को, या फिर किसान को, या फिर माली को, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी एग्जाम्पल के तौर में इतना ही देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आपको पूछे जाएंगे। वनस्पति शास्त्री के पास कैसा ज्ञान हो, कैसा बुद्धि होगा, प्राकृतिक बुद्धि, क्योंकि प्राकृतिक से लगाव रहता है वनस्पति शास्त्री को, जीव वैज्ञानिक को, या फिर किसान को, माली को, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि। ये क्या होता है, जिसके अंदर जीवन के रहस्य का ज्ञान हो। क्या हो, जीवन के रहस्य का जिसके पास ज्ञान होगा उसी के पास अस्तित्ववादी बुद्धि होगा। अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत खोजकर्ता हो जाएगा, वैज्ञानिक, श्रमिक, या फिर दैनिक मजदूरी, भिखारी, ये सब क्या हो जाएगा, अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कलर कैसे डिस्चेंज हो गया। चलिए यहाँ पे लिखा गया है आध्यात्मिक बुद्धि। क्या लिखा गया है, आध्यात्मिक बुद्धि, ठीक है। आध्यात्मिक बुद्धि किसके पास होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जीवन, ईश्वर, स्वर्ग, नरक के रहस्य में हमेशा पड़ा रहता है, उसके अंदर क्या होगा, आध्यात्मिक बुद्धि होगा। यहाँ पे आ जाएगा कौन कौन, जैसे कि कर्म प्रधान लोग, पुजारी, मौलवी, पादरी, ये सब जो है वो हर हमेशा जीवन के बारे में या फिर ईश्वर के बारे में, नरक, स्वर्ग, नरक के बारे में हर हमेशा पड़े रहते हैं, इसी सब के बारे में। तो उसके पास कैसा बुद्धि होगा, आध्यात्मिक बुद्धि होगा। ओके, आज का टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।